तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करो उससे पहले आपको बता दूं कि आपके अपने इस चैनल पे यानी प्रखर ट्रू क्राइम की जो फैमिली है उसमें 10,000 लोग जुड़ चुके हैं कायदे से। अगर इस समय मैं जिस समय कहानी सुना रहा हूँ उस समय तक तो शायद 10,500 का आंकड़ा भी हो सकता है पूरा हो गया हो। लेकिन अब बड़ी हैरानी होती है कि कुछ महीने पहले ही मैंने शुरू किया, बैकग्राउंड में कीड़े बोलते थे, कभी कुछ और होता था, कहीं आवाज़ें आती थी, उसके बाद भी मैं कहीं कुछ गलत बोल जाता था, कुछ गलत उच्चारण कर जाता था, न जाने कितनी गलतियाँ की, ऐसी ऐसी चीज़ें की कि शायद कोई और होता तो शायद सुनता ही नहीं, दोबारा कहता कि क्या ही इस आदमी का सुने, पता नहीं कैसे सुना रहा है, पता नहीं कैसे क्या कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी मुझे बड़ी हैरानी होती कि आप लोगों ने शुरुआत से अभी तक मुझे झेला है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पहले सुनाता था, जिस हिसाब से मेरे बोलने का तरीका था, अभी भी उतना अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग बताते हैं कि अच्छा है तो शायद लगता है कि अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद भी शुरू से अंत तक इतना सपोर्ट करना, इतना प्यार देना, मेरे पास न तब कोई शब्द था, न आज कोई शब्द है कि कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं और कैसे बताऊं कि यकीन नहीं होता कि 10,000 लोग मेरी फैमिली में जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ ऐसी ऐसी शुभकामनाएं कि लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सा और वक्त दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्द ही 1,00,000 लोग होंगे। तो अब क्या कहें, आप लोग का इतना प्यार है, पता नहीं मेरे पिछले जन्म का कोई पुण्य है या फिर इस जन्म के कुछ अच्छे कर्म हैं कि आप लोग इस कदर प्यार दे रहे हैं, इस कदर सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि कभी कभार तो लगता है कि मेरी खुद की नज़र मेरे ही चैनल को न लग जाए। फिर से वही कहूँगा जो हर बार कहता हूँ कि आज भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। बस यही उम्मीद है कि जिस हिसाब से मेरी गलतियों पे आप लोग मुझे मार्गदर्शन देते हैं उसी हिसाब से देते रहिएगा, चाहे आज 10,000 हैं, चाहे 10,00,000 हो जाएं। अगर मुझसे कोई गलती हो, कोई भूल हो तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही गाइड करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप गाइड ना करते तो मैं इतना सुधार ना करता, और सुधार ना करता तो लोग और जुड़ते नहीं। तो ये आप सबका ही नतीजा है। तो फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद और आज की कहानी का रुख करते हैं। आज की कहानी हरियाणा की है। हरियाणा में एक जगह लगती है पलवल। नाम आप लोगों में से कई लोगों ने सुना है और शायद नहीं सुना है तो आज की कहानी सुनने के बाद इस जगह का नाम ताउम्र आप भूल नहीं पाएंगे। दरअसल बात है साल 2018 के पहले दिन की। अब न्यू ईयर था, सारे लोग पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद दिन भर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोला जाता है। रात को सारे लोग पार्टी करते हैं, डीजे बजाते हैं, और हरियाणा तो ऐसे भी पार्टी और ऐसे सेलिब्रेशन के लिए जाना जाता है। पार्टी करते हैं, पार्टी करने के बाद 1 तारीख की रात बीत जाती है और 2 तारीख की सुबह लगभग 2 से 3 बजे का वक्त था। किसी पलवल में एक जगह लगती है आदर्श कॉलोनी, बेहद पॉश इलाका, जो शायद पूरे उस इलाके में जितने रईस लोग रहते हैं पूरे पलवल में ज़्यादातर लोग इसी आदर्श कॉलोनी में बसे हैं। कोई कर्नल का घर है तो कोई इंस्पेक्टर का घर है तो कोई एसपी का घर है तो कोई दरोगा का घर है। यानी ऐसे ऐसे लोग कि मानो सारा डिफेंस और सारी सिक्योरिटी यहीं लगी हुई है। 3 से 4 बजे का वक्त था। 1 तारीख की रात बीत चुकी थी, 2 तारीख की सुबह हो रही थी। और इसी बीच इसी मोहल्ले में एक व्यक्ति जिसका नाम कपिल था, ये भी एक इंस्पेक्टर के लड़के थे। इनको अपने घर के बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनती है, सुनने के बाद ये बाहर जाते हैं। इन्हें लगता है कि कोई आया है या फिर आवाज़ दे रहा। तो बाहर देखते हैं कि एक आदमी, जो कि उनके बगल ही एक कर्नल साहब का घर था, धर्मेंद्र, माफ़ कीजिएगा धर्मपाल, धर्मपाल के घर के सामने बाकायदा वो आदमी लेफ्ट राइट करता हुआ परेड कर रहा है। साथ ही कभी गेट खोलने को बोल रहा है, कभी दरवाज़ा पीट रहा है, कभी डोरबेल बजा रहा है। अब कपिल जब देखते हैं तो शुरुआत में उन्हें लगता है कि आदमी शायद ड्रिंक वगैरह किया होगा, लिहाजा ड्रिंक करके इधर उधर हरकतें कर रहे हैं। अब नए साल की बात थी तो ऐसी चीज़ें तो आम बात है। कपिल इग्नोर करते हैं, इग्नोर करके घर जाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे कपिल सोने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो आदमी है इसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। कभी ये चिल्ला रहा है, कभी लेफ्ट राइट परेड कर रहा है, कभी गाली दे रहा है, कभी इधर उधर की हरकतें कर रहा है, कभी ईंट पत्थर मार रहा है। अब कपिल को लगा कि चलो ठीक है, एक आदमी है, ड्रिंक किया है चाहे जो किया, लेकिन एक कर्नल के घर पे इस तरह से मजाक करना या फिर इस तरह से तांडव मचाना, कायदे से कर्नल साहब को कुछ करना चाहिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आदमी जो है कर्नल का सगा लगता है। अब कपिल अपने गेट के पास जाके खड़े हो जाते हैं
और इस आदमी की पूरी लीला देखते हैं। आदमी भी इनको देखता है, कपिल को। कपिल के पास आता है। अब कपिल अंदर खड़े हैं, बाहर वो आदमी खड़ा है। अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं जो कैप्टन साहब धर्मपाल हैं उनका दामाद हूँ। मैं भी एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हूँ। और आप देखिए किस तरह का समय आ गया, किस तरह का कलयुग आ गया कि दामाद बाहर खड़ा है, पानी मांग रहा है, चाय मांग रहा है। और ऐसे ससुराल वाले हैं कि न दरवाज़ा खोल रहे हैं, ना ही स्वागत कर रहे हैं, मानो इनकी मानवता मर चुकी है। अब ये बात जैसे ही कपिल सुनता है, कपिल को भी लगता है कि यार कुछ भी हो, चाहे आदमी ड्रिंक किया हो, चाहे जो हो, लेकिन अगर इस घर का दामाद है तो कम से कम दरवाज़ा तो खोलना चाहिए। कपिल कहता है कि देखिए मैं बात करता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ। ये सारी चीज़ें जैसे ही कपिल बोलता है तो फ़ौरन ही जो वो आदमी था जिसने अपना नाम नरेश धनखड़ बताया था, नरेश कहता है कि काम कीजिए, इनका चक्कर छोड़िए, आप अपना दरवाज़ा खोल दीजिए। ठंडी लग रही, मैंने कपड़े भी नहीं पहने, कम से कम एक कप चाय पिला दीजिए। अब कपिल जो था, जब ये बात सामने वाले व्यक्ति की सुनता है तो उसे भी लगता है कि चलो गेट खोल देते हैं। लेकिन इतना सोचने में, इतना समझने में 1 से 2 मिनट गुजर जाता है। 1 से 2 मिनट बाद जैसे ही कपिल गेट खोलने के लिए बढ़ता है, फौरन जो सामने वाला आदमी था गेट पे एक लोहे की रॉड से जोर से मारता है। और गेट पे ही कपिल के पिता जो इंस्पेक्टर थे उनका नाम लिखा हुआ था, उनके नाम को लेते हुए जोर जोर से गाली निकालने लगता है और कहता है कि बाहर आओ, तुम्हें मार डालूंगा। अब कपिल जैसे ही देखता है कि सामने वाला रॉड से हमला कर रहा है तो कपिल की भी हवा खराब। फौरन गेट बंद करता है, गेट बंद करके अंदर जाता है। बेहद घबराया हुआ अपने पिता को फ़ोन करता है। पिता फ़ोन उठाते हैं, पूरा माजरा बताता है तो पिता समझाते हैं कि देखो नया साल का दिन है, कोई पिया होगा, अभी चला जाएगा, क्यों परेशान हो, चुपचाप सो जाओ। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था इसकी भी हरकतें बढ़ती जा रही थी। अब पिता कहता है कि अच्छा एक काम करो, 100 नंबर पे फ़ोन कर दो, 100 नंबर आ जाएगी, इसे उठा के ले जाएगी, 4 मास लगाएगी, अभी ये ठीक हो जाएगा। ये जो कपिल था अभी ये 100 नंबर पे फ़ोन करता है, पूरी की पूरी घंटी जाती है, सामने से कोई रिस्पांस नहीं। 5 मिनट बाद फिर से फ़ोन करता है, फिर से कोई रिस्पांस नहीं। अब ये आदमी जो था बाहर, नरेश धनखड़, ये कपिल के घर पे बुरी तरह हमला कर रहा था, ईंट फेंक रहा था, पत्थर फेंक रहा था। अब हाथ में लोहे का रॉड, उस पर देखने में भी लग रहा था कि कुछ खून वगैरह लगा हो। अब कपिल मन ही मन डर रहा है और पिता को बताता है तो पिता कहता है कि काम करो, कोई दोस्त हो तो उसे फ़ोन कर दो, दोस्त जाएगा, कंप्लेन कर देगा थाने में, थाने वाले आएंगे, मामला अभी सुलझा देंगे। अब पिता ने ये सलाह दी तो कपिल अपने दोस्त सुनील को फ़ोन करता है। सुनील जाता है वहाँ के कैंप थाने में, बताता है कि कैसे आदर्श कॉलोनी में एक आदमी है इस तरह से तांडव मचा रहा है। पुलिस फ़ौरन आती है, पुलिस की पीसीआर वैन आती है और जैसे ही पीसीआर वैन को देखता है फ़ौरन ही ये जो नरेश था पीसीआर वैन पे हमला करता है। हमला करने के साथ साथ उस लोहे की राड से जो सिपाही आए थे उनके ऊपर टूट पड़ता है, उनके ऊपर भी बुरी तरीके से मारता है। जैसे तैसे करके इसको काबू में लाया जाता है, लाने के बाद इसको थाने लेके जाया जाता है। कपिल भी चैन की नींद सो जाता है कि चलो इस आदमी का जो तांडव था वो ख़त्म हुआ। अगले दिन सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद न्यूज़ खोलता है तो न्यूज़ में एक ऐसी चीज़ आ रही थी जिसे देखने के बाद कपिल की मानो रूह कांप गई। दरअसल न्यूज़ में इसी इंसान का जो उसके घर के सामने लगभग 2 घंटे तक तांडव किया था, उसी इंसान की तस्वीर फ्लैश की जा रही थी और साथ ही साथ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था कि आदमी जो है कल रात में 6 लोगों को मार चुका है। अब कपिल जब ऐसी बात देखता है कि कल रात जो उसके घर के सामने आया था, जिसके लिए दरवाज़ा खोल रहा था, वो आदमी 6 लोगों का कातिल है, तब कपिल की रूह कांपती है और कपिल पूरे मामले को जानने के लिए अपने पिता से, बाकी लोगों से बातचीत करता है। तब पूरा मामला जो निकल के सामने आया, उस कहानी के हिसाब से इस आदमी का नाम नरेश धनखड़ था। नरेश सेना में जाता है, सेना में बाकायदा अच्छा खासा इसका रुतबा था, बाकायदा लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जाता है। और ऐसा भी नहीं था कि मामूली सिपाही रहा हो, ऐसा भी नहीं था कि नॉर्मल एक बीएसएफ का जवान रहा हो या फिर सीआरपीएफ का जवान रहा हो। ये स्पेशल ट्रेन था, यानी जैसे कमांडो को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक उसी हिसाब से एक बटालियन है, प्लाटून बटालियन। इसी प्लाटून बटालियन में बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती है। ये बाकायदा एक कमांडो के बराबर इसकी शिक्षा हुई, प्रशिक्षण हुआ। कई सालों तक वहाँ पे सर्विस देता है, देने के बाद साल 1999 में रिटायरमेंट ले लेता है और इसी बीच इसकी शादी होती है।
एक सीमा नाम की महिला से। कायदे से तो नौकरी के पीरियड में ही शादी हो गई थी। शादी होती है, शादी होने के बाद एक बेटा होता है। 1999 में ये रिटायरमेंट लेता है, 3-4 साल तक घर पे रहता है। लेकिन अब घर पे रह रहा है एक आदमी जो मिलिट्री डिज़ाइन के हिसाब से रहा हो, उस आदमी के लिए घर पे रहना थोड़ा सा मुश्किल था। ना वक्त गुजर रहा था, ना ही इसके मन के लोग यहाँ पे मिल रहे थे। लिहाजा इसे लगता है कि यार अभी तो उम्र पड़ी है, तो एक काम करते हैं, कहीं से कुछ और ज्वाइन करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, थोड़ा सा मेडिकल, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जो मिलिट्री बैकग्राउंड है उसका भी थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। ये तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद चला जाता है कृषि विभाग में। साल 2006 में कृषि विभाग में इसका दाखिला होता है। वहाँ पे कुछ टाइम तक ये सर्विस देता है और अच्छी सर्विस की वजह से इसे एसडीओ यानी सब डिवीज़न ऑफिसर का पोस्ट मिल जाता है। अब एसडीओ साहब हो जाते हैं। अब अच्छा खासा इनका रुतबा है, अच्छा खासा रौब है इलाके में भी कि पहले लेफ्टिनेंट थे और अब एसडीओ हो गए। तो हर जगह इनकी वाहवाही होने लगी, हर जगह एक तरह से इनकी जयकार होने लगी। लेकिन इसी बीच जो नरेश धनखड़ है, उसे लगता है कि इसकी जो पत्नी सीमा है उसका अफेयर किसी और से है। अब जब ये बात इसके दिमाग में घर कर गई तो पत्नी से पूछता है, तो पत्नी कहती है कि पागल हो, किस तरह की बातें कर रहे हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतने सम्मानित हो, उसके बाद भी तुम्हारी ये सोच है। तो तुम्हारी सोच पे भी एक ताजुब लगता है कि 13-14 साल का मेरा बेटा है और इतना बड़ा बेटा होने के बाद मैं किसी से अफेयर करूँगी। पत्नी कहती है, समझाती है, लेकिन नरेश के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि पत्नी का किसी न किसी से अफेयर है। आए दिन ये लांछन लगाता, आए दिन न जाने तरह तरह की जली कटी बातें बोलता, आए दिन कुछ न कुछ कहा सुनी होती। पत्नी भी काफ़ी टाइम तक बर्दाश्त करती है, लेकिन जब इसे लगता है कि अब बर्दाश्त करने का कोई मतलब नहीं है, ये आदमी अब पागल हो चुका है, तो जो सीमा थी वहाँ से निकलती है, यानी अपने ससुराल से, और अपने मायके आके रहने लगती है। मायके आते ही अपने पिता के घर पे, उसके पिता भी रिटायर्ड कर्नल थे, तो वहाँ पे रहती है। रहने के बाद काफ़ी टाइम तक उन्हीं के साथ रहती है। लेकिन अब नरेश वहाँ पे अकेला, इसे लगता है कि मेरी पत्नी तो मायके में जाके ऐश कर रही है, मैं यहाँ पे पागल बन गया अकेले रह के। फिर ये जाता है अपनी पत्नी के पास, कहता है कि वापस चलो। पत्नी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चलना। और कई बार ये ऐसे आता है, कई बार तरह तरह की नौटंकी करता है। वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी हरकतें भी बढ़ी, धीरे धीरे ये डिप्रेशन का शिकार भी हुआ। और इसी बीच साल 2018 का जो पहला दिन था, इसी 1 तारीख को ये आता है अपनी ससुराल आदर्श कॉलोनी। आता है, आने के बाद बड़े गुस्से में आता है और कहता है कि पत्नी कहाँ है। अब इसका गुस्सा सारे लोग जानते थे, उन्हें लगा कि अब आएगा, फालतू नौटंकी मचाएगा, इलाके में बदनामी होगी, रिहायशी इलाका है, लोग क्या सोचेंगे। तो इसके ससुराल वाले कहते हैं कि जो तुम्हारी पत्नी सीमा है वो बीमार है और पलवल के हॉस्पिटल में भर्ती है, और तुम्हें मिलना है तो तुम वहीं चले जाओ। अब इतनी बात जैसे ही उन्होंने बोली, उन्होंने अपनी एक बला छुड़ाने के लिए बोली, लेकिन यही बात अब कई लोगों की जान की दुश्मन बनने वाली थी। वहाँ से अब ये नरेश अपने घर लौटता है। लौटने के बाद घर से एक रॉड लेता है, लोहे की रॉड लेके बाहर निकलता है। बाहर जैसे निकलता है तो रात का वक्त था, सारे लोग पार्टी कर रहे थे, कुछ इधर उधर घूम रहे थे, और जो भी इसे खुश दिख रहा था, इसके लिए एक तरह से वो आदमी इसको चिढ़ा रहा था, इसे परेशान कर रहा था। उसे देखता है, फ़ौरन ही उसके ऊपर ये लोहे की रॉड से वार करता है। बाकायदा ये स्पेशल ट्रेंड था, तो कोई भी इससे लड़के भी नहीं जीत सकता था, कोई इससे भाग भी नहीं सकता था। एक आदमी को मारता है, मारने के बाद बुरी तरीके से उसके चेहरे को कुचलता है। थोड़ी दूर जाता है तो एक दूसरा आदमी मिलता है, उसे सेम तरीके से मारता है। अब ये आदमी जा रहा है, इसके हाथ में एक लोहे की रॉड है, कपड़े पे भी खून लगा है, तो कुछ कुत्ते इसके ऊपर भौंकने लगते हैं। कुत्तों को देखता है, कुत्ते इसके ऊपर भौंक रहे हैं, ये चुपचाप खड़ा हो जाता है। अब खून का मामला था, तो जो कुत्ते हैं सूंघने के लिए इसके पास आते हैं। उन कुत्तों पे भी ये लोहे की रॉड से हमला करता है और लगभग 3 से 4 कुत्तों को इसने मार डाला। अब 2 आदमी ये मार चुका था, 4 कुत्ते मार चुका था, यानी टोटल इसके हाथों से 6 जानें जा चुकी थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद एक और आदमी इसे दिखाई देता है, जो भिखारी था। भिखारी भीख मांग के चुपचाप फुटपाथ पे सो रहा था। उसे देखता है, इसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाती है, उसको भी सेम तरीके से मारता है, उसका सर कुचलता है। कुचलने के बाद
ऐसा मारता है कि उसकी मानो आंखें भी बाहर आ जाती हैं, जबड़ा भी टूट जाता है, नाक की हड्डी टूट जाती है। यानी जितनी ब्रूटल लाश आप सोच सकते हैं, सेम वैसी ही हालत उस भिखारी की ये करता है। अब 3 कत्ल ऐसे हुए और 4 कुत्ते, टोटल 7 जाने। अब मामला पुलिस में भी तब तक चला जाता है कि कोई है जो ऐसे इंसानों को मार रहा है, और ऐसा भी नहीं गया तो कम से कम लाशों के मिलने की जो खबर थी वो तो पुलिस के पास गई। अब पुलिस में भी हड़कंप मचती है। पहले आते हैं उस पहली लाश के पास, वहाँ पे सबूत सुराग सारी चीज़ें जुटाते हैं। तब तक खबर लगती है कि एक दूसरी लाश मिली है, वहाँ पे भाग के जाते हैं। वहाँ पे भी जो सबूत थे, जो सुराग थे, उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। इसी बीच तीसरे लाश की खबर तो मानो पुलिस की तो रातों की नींद उड़ गई थी कि कौन है जो पूरी तरीके से 3-3 लोगों को मार चुका है, 4-4 कुत्तों को मार चुका है। अब पुलिस पीछे पीछे, नरेश आगे आगे। नरेश एक चौथे आदमी के पास जाता है, उसे भी सेम तरीके से मारता है। आगे बढ़ता है एक सिपाही जो अपनी ड्यूटी दे रहा था, सिक्योरिटी गार्ड था बेचारा, उम्र ज़्यादा थी, शांति से बैठा था, बैठने के बाद हुक्का पी रहा था। आता है, आने के बाद पीछे से इस कदर लोहे की रॉड से उसके ऊपर मारता है कि उसकी दोनों आंखें बाहर आ जाती हैं। पीछे की हड्डी और सामने की हड्डी मानो आपस में मिल जाती हैं। और ये जो बता रहा हूँ, ये बयान मेरा खुद का नहीं, उस आदमी की पत्नी का है, और इस बयान को मैंने खुद सुना। अब इस तरह से वो मारता है। मारने के बाद उस आदमी के हुक्के को उठाता है, कुछ देर तक वहाँ हुक्का पीता है, हुक्का लेके आगे बढ़ता है। यानी अब तक ये टोटल 5 कत्ल इंसानों के और 4 कुत्तों को ये मार चुका था। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे रास्ते में जितने कुत्ते मिल रहे थे, जानवर मिल रहे थे, जो भी इसके ऊपर भूख रहा था, जो भी इसे ध्यान से देख रहा था, उन सारे जानवरों को, उन सारे इंसानों को ये बाकायदा मारता हुआ जा रहा था। टोटल ऑन द एवरेज, जो ऑन द रिकॉर्ड बात है, किसने 15 कुत्ते मार दिए थे अब तक। आगे जाता है, आगे जाने के बाद अपनी पत्नी से तो अभी इसको मिलने ही जाना था, तब ये पहुंचता है पलवल के हॉस्पिटल। रात का वक्त था तो लगभग 11-12 बज चुके थे। हॉस्पिटल में पूरी सन्नाटा, चारों तरफ शांति पसरी हुई, पेशेंट बेचारे सो रहे थे, डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी करके शांत बैठे थे कि कोई इमरजेंसी केस होगा तो ठीक है, नहीं तो ईश्वर करें कि ना हो। अब डॉक्टर बैठे थे और पेशेंट सो रहे थे। इसी बीच ये आता है, इसके सामने एक महिला दिखाई देती है। अब 1 जनवरी की तारीख थी, इतना घना कोहरा था कि हाथ से मानो हाथ नहीं दिख रहा था। ये आगे बढ़ता है, उस महिला को देखता है और इसे लगता है कि ये महिला उसकी पत्नी सीमा है। अब सोचिए, जिस महिला से गुस्से में इसने 5 कत्ल कर दिए थे, उसकी महिला, वही महिला उसके सामने हो, यानी उसे तो लग ही रहा था कि ये जो महिला है उसकी पत्नी सीमा है, तो उसका क्या हश्र करेगा। ये सीमा को बाकायदा कुचलता है, कुचलने के बाद उसी तरीके से रॉड से मारता है। हाथ पांव, शरीर की एक एक हड्डी तोड़ता है। तोड़ने के बाद वहाँ से निकल जाता है। वो तो सीमा की अच्छी किस्मत थी कि सीमा तो अपने घर पे ही थी, परिवार वालों ने तो महज एक झूठ बोला था। अब टोटल ये 6 कत्ल करके 15 कुत्तों को मार के निकलता है। निकलने के बाद अब आता है आदर्श कॉलोनी। आदर्श कॉलोनी में आने के बाद इसे पता चल ही जाता है कि जिसको इसने मारा उसकी पत्नी नहीं थी, तो अपनी पत्नी को मारने के लिए अपने ससुर के गेट को खटखटाता है। और वहीं जो सारी चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको शुरू में बताई। अब इतना जघन्य अपराधी, इसने 6 कत्ल किए, 15 और कुत्तों को मारा। घर में जाता तो न जाने कितने लोगों को मारता, अगर कपिल सामने मिल जाता तो उसे मार देता। तो जब ये आदमी कोर्ट में गया तो कोर्ट में जाने के बाद भी कायदे से अब सारे लोगों की निगाह टिकी हुई थी, जिनके घर के लोग मरे थे या फिर जिस शहर में ये घटना हुई थी, वहाँ के सारे लोग अब मामले पे नज़र गड़ाए हुए थे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कोर्ट में अब इस मामले की जब सुनवाई शुरू हुई तो जो इस नरेश धनखड़ के वकील थे, उन्होंने ऐसे ऐसे ग्राउंड रखा, ऐसे ऐसे मामले में इस केस को फंसाया कि 5 साल बाद, साल 2023, यानी आज के महज 2 या 3 दिन पहले इस मामले का फैसला आया। पहला ग्राउंड जो दिया, उस हिसाब से ये आदमी मेंटल अनस्टेबल है। इसी मेडिकल का हवाला लेके ये रिटायरमेंट भी लिया था, और इसी मानसिक विकृति की वजह से ये परेशान भी रहता है। तो अगर इसने कत्ल किया तो शायद सज़ा ना हो, ऐसा वहाँ के वकील का कहना था। इस पे जो जज साहब थे राणा, उन्होंने कहा कि इस हिसाब से तो न जाने कितने पागल घूम रहे हैं, तो क्या लगभग ऑन एवरेज अगर चेक किया जाए तो 4 से 5 लाख लोग ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, तो क्या 5 लाख लोगों को किल करने का लाइसेंस मिल जाता है। इस हिसाब से ये ग्राउंड जब खारिज हुआ, तब
कहा वह सामने वाले पक्ष ने, मतलब नरेश धनखड़ के वकील ने बताया कि चूंकि मारने का कोई मोटिव नहीं था, यानी इस आदमी ने जो भी कत्ल किया कोई मोटिव नहीं था, कोई इरादा नहीं था, तो ये 6 कत्ल गैर इरादतन हत्या के श्रेणी में डाला जाए और मामले को थोड़ा सा हल्का किया जाए और एक सॉफ्ट कॉर्नर इस आदमी को दिया जाए। अब इस पर जज साहब ने जो कुछ कहा वो बड़ा दिल को छूने वाला है। दरअसल जज साहब ने कहा कि वैसे तो ऐसे देखा जाए तो जो निर्भया के दोषी थे उनका भी शुरुआत में ऐसा कोई इरादा नहीं था, निठारी कांड जो कुछ हुआ उसमें भी कोई इरादा नहीं था, और भी जितने क्राइम हो रहे हैं उसमें भी कोई इरादा नहीं था। तो क्या सारे लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जाए? तो इस हिसाब से तो कोई सज़ा पाए ही ना। ये हुआ तो फिर उसकी सेना का हवाला दिया गया कि इतने साल अच्छे से सर्व किया है, सेना में सर्विस दिया है। आप सोच के देखिए कि वकील जब बचाने पे आता है तो कितनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है। इस पे कहा गया कोर्ट के द्वारा कि एक आदमी जिसको ट्रेनिंग देने के लिए सरकार का पैसा लगा, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा लगा, उसी ट्रेनिंग को इसने लोगों को मारने में उपयोग किया। तो एक तरह से एक क्राइम तो ये भी हुआ। बहरहाल 4-5 सालों तक मुकदमा चला और इसी साल 2023 के इसी महीने के इसी हफ्ते में इस मामले का फैसला आया और इस फैसले में जो ये नरेश धनखड़ है इसे फांसी की सज़ा दी गई। अभी ये भी लोअर कोर्ट का फैसला, अभी 2 कोर्ट और बाकी है और राष्ट्रपति का तो अलग ही है। तो टोटल कई ऑप्शन अभी इसके पास हैं, लेकिन कम से कम लोअर कोर्ट से जब ऐसा फैसला आया तो जो मरने वाला गार्ड था उसकी पत्नी ने बयान दिया और कहा कि जिस हिसाब से मेरे पति को इसने मारा था कि अपने पति की लाश देख के मैं डर गई थी। कई बार अपने पति की लाश को सपने में देखती तो चौंक के उठ जाती। अपने ही पति से मुझे इस कदर डर हो गई थी। आप सोच के देखिए कि एक आदमी अपने घर का कोई मरा हो तो डरता नहीं है, उसकी लाश से बाकायदा चिपक के रोता है, लिपट के काफ़ी टाइम तक चाहता है कि न जाए लाश। लेकिन अगर लाश ऐसी हालत में हो कि घर वाले ही देख के डर जाए तो आप सोच के देखिए किस हिसाब से इसने मारा होगा। तो फिलहाल अब ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो जैसा अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। टोटल इसने 15/6-21 कत्ल किए। अब आते हैं, कोई जो कुछ हुआ इसको छोड़िए, बातें हैं आज के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि अगर सबसे लंबी दीवार की बात करें तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन अब दूसरी सबसे लंबी दीवार कहाँ की है? अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है सनातनी संस्कृति जी हैं, अंशुमाली ध्रुव जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, लालचंद्र शर्मा जी हैं, लोगन सान जी हैं, सोनू हैं पटियाला से, प्रमोद सिंह जी हैं, असगर अंसारी जी हैं, संगीता वाजपेयी जी हैं, अमित रजक जी हैं, मुरली स्वामी जी हैं, याहियाह जी हैं, बॉन्ड जी हैं, विशाल भाई हैं, ये तो बड़े अजीज़ मित्र भी हैं मेरे, सैंडी जी हैं, राव जी हैं, सतबीर सिंह जी हैं मुरादाबाद से। और इस सही सवाल का जवाब है द फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़, यानी ये दीवार कुंभलगढ़ के किले में है। लगभग 36 किलोमीटर लंबी ये दीवार है और इस दीवार को या फिर इस किले को एक और नाम दिया गया था अजयगढ़, और यह नाम भी इसके गुड़ की वजह से ही दिया गया था। दरअसल जो ये किला है इसे जीतना एक तरह से नामुमकिन माना जाता है। कहा जाता है कि जब अकबर इस पर चढ़ाई किया था तो उसके भी पसीने छूट गए थे और वो जीत नहीं पाया था। महाराणा प्रताप भी जब अकबर से उनकी लड़ाई चल रही थी तो कई टाइम तक उन्होंने इस किले में अपना वक्त गुजारा, बाकायदा तैयारी की, और इस किले का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा जी ने। बाकायदा जीतने के मकसद से ही 5 अलग अलग दरवाजे हैं और इस किले में लगभग 370 मंदिर हैं, जिसमें 200 जैन मंदिर है, बाकी हिंदू मंदिर है। और इस किले को अब तक का सबसे सुरक्षित किला होने का भी तमगा एक तरह से हासिल है। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया, तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जिनको नहीं पता था मैंने उनको बता दिया। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल बड़ा सिंपल सा है, हर छोटे से लेके बड़े के मन में ज़रूर आता होगा। मेरे भी मन में आया तो सोचा आपसे पूछूं, देखूं कि क्या सही जवाब देते हैं आप लोग। दरअसल जब प्लेन उड़ता है तो कई बार ऐसा होता है, चांसेस भी हैं कि प्लेन पे बिजली गिर जाए, लेकिन अब सवाल ये है कि बिजली गिरने के बाद प्लेन को नुकसान क्यों नहीं होता। चलिए मान लीजिए उस हिसाब से बना होता है उसका मटेरियल की पैसेंजर को करंट ना लगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो रडार हो चाहे और सारी चीज़ें हों, जितनी भी मशीनरी उसमें इलेक्ट्रिक वायर के द्वारा जुड़ी होती है, उनमें ओवर करंट अगर फ्लो हो तो फॉल्टी कंडीशन आनी चाहिए, और फॉल्ट नहीं होता है, सारे इक्विपमेंट सेफ रहते हैं, महज एक हल्का सा झटका लगता है
तो आदमी ना मरे ये तो समझ में आता है, लेकिन अब इक्विपमेंट भी क्यों ख़राब नहीं होते, ओवर करंट उनमें क्यों फ्लो नहीं होती, इसका क्या कारण है? अगर आपको पता हो तो बताइएगा, नहीं तो कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी ही कहानी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए वीडियो को आज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।